हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। चलिए तो फिर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, लेक्चरर इंग्लिश 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें वोकेबलरी सेक्शंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारे वोकेबलरी सेक्शंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली, और कैसे उनके आंसर लिए गए थे। तो क्लास ज्यादा बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा क्लास एक बार देखिए। देखो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, सारे वर्ड्स के आंसर तो देखेंगे, क्वेश्चन के मैनर्स तो देखेंगे, क्वेश्चन के टाइप्स देखेंगे, है ना, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा हम जितने भी वर्ड्स आएंगे इस सेक्शन में, उनके पूरे 4 ऑप्शन, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे ताकि इन फ्यूचर हमारे एग्जाम्स के लिए भी वो वोकेबलरी सेक्शंस में यूजफुल हो सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन में 4 वर्ड्स या 4 ऑप्शन होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई एक ही सही होता है हालांकि, लेकिन हम सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्यों और कैसे राइट आंसर्स लिए गए हैं, क्या क्यों बाकी क्वेश्चंस को छोड़े गए हैं, सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करके आंसर को समझने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, ये जो हमारी क्लासेस है, लेक्चर इंग्लिश की क्लासेस है, हमारी ऐप में चल रही है। अगर आपने अभी तक हमारी क्लास ज्वाइन नहीं की तो वहां जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप हुकुम पटेल सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर हमारी जितने भी क्लासेस है लेक्चरर इंग्लिश का, सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें या कैसे क्वेश्चंस पूछे थे 2019 के क्वेश्चन पेपर में, किस तरह से आपको उनको सॉल्व करना था, और इन फ्यूचर इसी पैटर्न में अगर इस तरह के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं आपको आपके एग्जाम्स में, तो कैसे आपको उनको डील करनी पड़ेगी। देखो, पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर फिल करने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट होमोनिम्स आपको फिल करने के लिए बोला गया है। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ना तो दो ही चीजें हैं। कौन कौन सा? रेन्स एंड रेन्स। ठीक है, दो वर्ड्स है। अच्छा, होमोनिम्स क्या होती है? देखिए, ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। बेसिकली आप देखे होंगे ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ना जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है ना, जिसको उच्चारण तो सेम करते हैं, और कई कई बार उनका स्पेलिंग भी सेम होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, है ना, मीनिंग्स अलग होते हैं। जैसे अगर हम देखें, सी मतलब होता है देखना, है ना, एक और होता है, सॉरी, सी मतलब होता है ये देखना हो गया, एक और सी होता है समुद्र। ठीक है, और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, कई सारे वर्ड्स आते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन तो इसका सेम है ना, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी स्पेलिंग भी सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, दो वर्ड मैं बताता हूँ। एक तो हो गया बैट, है ना, और एक और वर्ड हो जाता है बैट। दोनों को अगर आप देख पा रहे होंगे ना तो स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बैट बैट, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। एक तो बैट मतलब होता है बल्ला, है ना, क्रिकेट वाला बल्ला बैट, और ये बैट मतलब होता है चमगादड़। क्या होता है? चमगादड़। तो यहाँ पर ना यू कैन सी कि टू डिफरेंट वर्ड्स आ दिया। ठीक है, और इनके जो मीनिंग्स है वो भी डिफरेंसेस है। स्पेलिंग्स आर सेम, ठीक है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर कोई के वर्ड में ना स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, तो उसको ना होमोनिम्स बोला जाता है। हम छोटी सी अगर अंतर की बात करें किसमें, होमोनिम्स और होमोफोन्स में, है ना, जैसे कि मैंने बताया होमोनिम्स या होमोफोन्स भी बोला जाता है, होमोफोन्स, है ना, होमोफोन्स। तो यही छोटा सा एक अंतर है। ठीक है, ये होमोफोन्स है जहां पर स्पेलिंग में स्पेलिंग थोड़ा सा अलग रहता है और मीनिंग भी अलग होगा, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन से। ठीक है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम, स्पेलिंग अलग, मीनिंग अलग, होमोफोन्स। प्रोनाउंसिएशन भी सेम, स्पेलिंग भी सेम, सिर्फ मीनिंग अलग, होमोनिम्स। ठीक है, ये सारी चीजें और बहुत सारी इससे रिलेटेड वर्ड्स है, आगे हम चर्चा करेंगे, बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, आगे हमारे आने वाले क्लासेस में, और जो भी जरूरी चीजें हैं वो सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अभी हम चलिए चलते हैं तो फिर हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था? करेक्ट होमोनिम्स। हालांकि यहाँ पर ना ये स्पेलिंग अलग है, लेकिन फिर भी इसको होमोनिम बोल दिया गया है। लगभग दोनों सेम चीज है, छोटा सा अंतर जो है उसको मैंने आपको बताया। देखो चलो, अब यहाँ पर आएगा क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसे क्वेश्चंस में आप देखिए, यहाँ पर ये खालिस्तान है ना, ब्लैंक है, इसके इसमें फिल करना है, या तो ये या तो ये या तो दोनों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना कि यहाँ पर क्या है, द है, इस ब्लैंक से पहले द है, मतलब एक आर्टिकल यूज हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आर्टिकल यूज हुआ है मीन्स यहाँ पर ना नाउन आएगा, एक नाउन आएगा, क्योंकि आर्टिकल्स एन द का यूज ना हमेशा किसी नाम या नाउन से पहले ही होता है। वर्ब नहीं आएगा, कहने का मतलब क्या नहीं आएगा? वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, ओके, चलो इसके मीनिंग में चलते हैं हम। रेंज जो वर्ड है, रेंज का मतलब होता है शासन करना, है ना। रेंज मीन्स क्या होता है?
शासन करना, शासन करना, शासन करना, रेन, ठीक है। और ये जो रेन है इसका मतलब होता है बागडोर, क्या, बागडोर। बागडोर किसको बोलते हैं? बागडोर वर्ड एक्चुअल में आया, बागडोर आई होप कि आप सब जानते हैं, लेकिन जो बागडोर वर्ड है वो एक्चुअल में आया क्या, कहां से है? देखो बागडोर मतलब होता है कोई ऐसा चीज है, लगाम, जिस अपने हाथ में रखना, लगाम है ना, कोई चीज, जैसे घोड़ा होता है, घोड़ी की लगाम होती है ना, कोई एक रस्सी होता है जिसको हम पकड़ के रखते हैं, उस रस्सी को ही ना, उस रस्सी को ही, वो उस डोर को ही बागडोर, या वो जो स्ट्रैप होती है ना, उसी को रेंस बोला जाता है ना, जो वो स्ट्रैप है किसका, जिसको घोड़े को बांध के रखते हैं, है ना, जिससे उसको कंट्रोल करते हैं ना, उसी को रेंज, उसको भी रेंज बोला जाता है, क्या बोला जाता है? रेंज बोला जाता है, उसका नाम है उस रस्सी का, उसी को बागडोर के रूप में, यही से ये जो बागडोर वर्ड है ये आया है, संभालना, है ना, बागडोर। ठीक, तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर नाउन आएगा, वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में यूजुअली ना दोनों की ओर जाया जाता है ना, बोथ है तो बोथ को टिक लगा दो, देखिए, लेकिन याद रखिए सभी जगह बोथ नहीं आते, है ना। तो यहाँ पर ये वाला वर्ड आएगा रेंस, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। इट वॉज अ टाइम टू हैंड ओवर द रेंस ऑफ पावर, रेंस ऑफ पावर, सत्ता की बागडोर को संभालने का, या सॉरी, सत्ता की बागडोर को सौंपने का समय था। या कौन सा समय था? सत्ता के बागडोर को सौंपने का समय था, ठीक है। पावर मतलब सत्ता या कोई पावर हो ना, पावर को सौंपने का समय था ये। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से इसका सीरियल आंसर था, ठीक है। अच्छा, अगर इन वर्ड्स में अगर वापस चले ना, तो ये वाले वर्ड्स है, इसका भी नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वर्ब ही है, नाउन के रूप में भी इनके यूज होते हैं। नाउन में इसका अगर हम यूज देखें तो वो होता है शासन, शासनकाल, शासनकाल, है ना। नाउन में अगर इसका यूज हम समझे, इसका पहले वाले का ना, जो हमारा ऑप्शन नहीं है उसका, तो वो क्या होता है? शासनकाल होता है नाउन में। शासनकाल मतलब कोई ऐसा पीरियड, टाइम पीरियड जो किसी एम्परर के द्वारा उस टाइम में रूल किया गया हो, ठीक है। तो नाउन के रूप में भी ये नहीं आएगा, ठीक है। शासनकाल को सौंपने का समय आ गया था, ऐसा थोड़ी है। शासनकाल मतलब कोई ऑलरेडी शासन कर लिया, वो टाइम पीरियड को, उनके द्वारा किए गए टाइम पीरियड को रेंज बोल दिया जाता है नाउन के रूप में, है ना। तो वो उतना सुटेबली वो सुटेबल नहीं होगा उसके ऑप्शन के रूप में। बागडोर वर्ड जो है नाउन, रेन मतलब वो ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक। चलो, तो इस तरह से इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 41 से स्टार्ट हुआ था ये वाला सेक्शन, है ना। चलिए 42 में चलते हैं, है ना। 42 देखिए क्या क्या बोला गया है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्रीन। ग्रीन वर्ड के ना सबसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स चुनना है, ठीक है। देखो, तो बाकी क्या है, जो अलग वर्ड है या हो सकते हैं उनके सिनोनिम्स होंगे, लेकिन हमको एंटोनिम्स चुनना है ना। चलिए, तो ऐसे वर्ड्स में तो सबसे पहले भी आपको इनके मीनिंग्स पता होनी चाहिए, तभी हम उनके एंटोनिम्स लगा, हमको मीनिंग ही नहीं पता है ना, हाउ कैन वी फाइंड देयर एंटोनिम्स, ठीक। तो मीनिंग्स क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन मतलब होता है भयानक। ग्रीन मीन्स क्या होता है? भयानक, या थोड़ा सा अच्छा नहीं लगने वाला, ठीक है, थोड़ा सा अजीब, भयानक लगना, ठीक है। तो अब अगर वर्ड में अगर हम चलते हैं, डायर, है ना, सिनिस्टर, साइनिस्टर एंड हिडियस, तीनों का मतलब सेम है, मैं बता दूं, ठीक है। डायर, साइनिस्टर एंड हिडियस। साइनिस्टर मीन्स होता है अशुभ, और हिडियस का मतलब होता है भयंकर या भयानक, है ना, भयानक। और ये जो वर्ड है ना डायर, उसका मतलब भी होता है लगभग उसी तरह से, थोड़ा सा अजीब या भयानक, ठीक है। तो लगभग लगभग ये जो तीनों वर्ड्स है ना, वो इसके क्या है? ये इसके सिनोनिम्स है। क्या है? इसके सिनोनिम्स है, मतलब इसके मीनिंग के जैसा है। तो ये तो नहीं आएगा तीनों, क्यों? इनके एंटोनिम बोला है, क्या बोला है? इसके एंटोनिम्स, उल्टा अपोजिट पूछा गया है। तो लास्ट जो एक ऑप्शन बच जाते हैं ना हमारे, बैनिगन, है ना। बैनिगन का मतलब होता है थोड़ा सा अच्छा या सौम्य दिखने वाला, सौम्य। बैनिगन मीन्स क्या होता है? सौम्य, थोड़ा सा अच्छा दिखना, बैनिगन, ठीक। तो यही वाला ऑप्शन इसका सही था, कि यही इसके एप्रोप्रिएट एंटोनिम नहीं है ना। एंटोनिम, सॉरी, क्या पूछा गया? द मोस्ट एप्रोप्रिएट, हाँ, यही इसके एंटोनिम है। सब एंटोनिम मतलब यही इसके उल्टा है, किसका उल्टा? भयानक का उल्टा, भयानक का उल्टा सौम्य, बैनिगन, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, मैच द वर्ड गिवन इन द कॉलम, एक कॉलम बेस्ड ये क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं अगर हम बात करें वर्तमान जो क्वेश्चन पैटर्न
पूछे जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए। देखो होता क्या है इसमें, दो अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं, इनकी मीनिंग दिया गया है, मीनिंग मतलब इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं, और फिर ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा वाला सही या करेक्ट मैच है। तो मीनिंग्स को समझना पड़ेगा, है ना, तभी इनके हम अच्छा। ऐसे क्वेश्चन में ना वैसे एक बेनिफिट्स भी होता है। क्या बेनिफिट्स होता है, अगर आप ना किसी एक या दो के मीनिंग समझ गए तो आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, कैसे, जैसे देखिए हम क्या क्या मीनिंग है। बाउट एक वर्ड है, बाउट, है ना। बाउट मीन्स होता है किसी भी तरह का कोई प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता या कोई खेल से संबंधित चीज, बाउट, ठीक है। तो इसको ये किसके साथ मैच करेगा, बाउट मैच कर लेगा मैच, किसके साथ मैच करेगा, मैच मतलब भी कोई प्रतियोगिता होता है, कोई प्रतिस्पर्धा, कोई खेल है ना, मैच। तो इसके ये इसमें आ गया, इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपने देख, हमको ना एक ही पता चला है, हमको एक ही, बाकी हम नहीं भी जानते सपोज, तो भी हम इसके आंसर हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ए का सेकंड, ए का सही आंसर क्या है, सेकंड। तो देख लीजिए ए में कौन से नंबर में, कौन सा लाइन में सेकंड ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर दिया है सेकंड वाला, ए का सेकंड, है ना, ए का सेकंड। तो इस बाकी में तो नहीं दिया है, अगर बाकी में भी दिया रहता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीजें होती, बाकी में नहीं दिया मतलब आप आंख बंद कर ये इसको टिक लगा सकते हैं, सही होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। लेकिन कई कई में इसको घुमा देते हैं, कई कई में यहाँ किसी और में सेकंड दे दिया होगा, तो वहां पर थोड़ा सा और देखना पड़ता है। लेकिन जहां पर सिर्फ एक ऑप्शन दिया है सही ऑप्शन, वहां कोई दिक्कतें नहीं होती। तो इस कारण से वैसे तो हमको समझ में आ गया कि ये ऑप्शन आ सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सेल, सेल मतलब होता है कोई कारागार या जेल जो होती है उसको सेल भी बोलते हैं, है ना, सेल में डाल देना, ठीक है, जेल में। और डंजन जो वर्ड है ना, डंजन जो वर्ड है उसका भी मतलब होता है कारागार या जेल, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया। डिसीट मीन्स होता है चीट करना या धोखा देना, है ना, या कोई चालाकी करना। उसी तरह से ट्रिक का वर्ड भी मीन्स होता है कोई चाल या कोई धोखा वाली चीजें, तो ये भी इनको क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अर्नेस्ट का वो जो बच गया डिपॉजिट लगभग, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमने देखा सभी एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को समझकर इनके सही आंसर आपको लगानी चाहिए, है, ठीक है। चलो चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 था, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, ठीक है। एक इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होती हैं, जो कहावतें या लोकोक्तियों से संबंधित चीजें होती है ना, हिंदी में अगर हम बोले तो उसी तरह से इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, कोई चीजें बोला जाना, है ना। बोला क्या जा रहा है, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, ठीक है। इसके वर्डिंग्स में अगर हम जाए तो बोला क्या जा रहा है, देखो, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, अपने हार्ट को, दिल को कहां पर पहनो या पहनना, अपने हाथों में, बाहों में, है ना, या स्लीव्स में क्या होता है, हमारे बाहें, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, वैसे तो इसके वर्डिंग्स के बेस पर इसके मीनिंग्स नहीं होते, याद रखिएगा, लेकिन हम थोड़ा बहुत समझने के लिए थोड़ा सा कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। देखो, विदाउट एनी डाउट, बिना कोई डाउट के, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना कोई कंफ्यूजन के, टू एक्सप्रेस फ्रीली योर इमोशन, और टू एक्सप्रेस इन अ हेजिटेट मैनर। तो वैसे तो इसका मीनिंग आप याद करेंगे, आपको याद करना होगा। इसका मतलब होता है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स का, टू एक्सप्रेस फ्रीली योर इमोशन, अपनी इमोशन को ना फ्रीली एक्सप्रेस करना, किसी के सामने फ्रीली, बिना कोई हेजिटेशन के रखना, सामने बताना, है ना। तो इसी कारण से वियर योर, इसको सेंसफुली या थोड़ा सा कनेक्शन इसमें ढूंढे याद रखने के लिए, तो अपनी हार्ट को अपने हाथ में पहनना है, तो क्या मतलब सामने रखना। इमोशन कहाँ होते हैं, हमारे हार्ट या दिल में होते हैं यूजुअली, है ना। तो उसको कहाँ रखना, सामने रखना, मतलब फ्रीली एक्सप्रेस करना, छुपा कर नहीं रखना, ठीक है। टू एक्सप्रेस फ्रीली योर इमोशन, ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सी। चलो नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। फिर से एक इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चन है, उसका करेक्ट मीनिंग हमको बताना है। टंग एंड चिक, टंग एंड चिक, टंग एंड चिक का करेक्ट मीनिंग होता है, ये एक तरह से इंग्लिश लिटरेचर में यूज होने वाली एक फ्रेज है ना, या इडियम्स है। इसका मीनिंग होता है ह्यूमर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, एक ऐसा ह्यूमरस चीजें, हास्यप्रद चीजें, ह्यूमर मीन्स क्या होता है, हंसी मजाक वाली चीजें, है ना। ह्यूमर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, एक ऐसा हास्यप्रद चीजें या ह्यूमरस चीजें जिसको सीरियसली नहीं लिया जाना है या नहीं लिया जाना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, टंग एंड चीक, इसका मीनिंग बोला जाता है, ठीक है। ह्यूमर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, एक और था ह्यूमर टू बी टेकन सीरियसली, तो ये नहीं आएगा, है ना। ह्यूमर नॉट टू बी टेकन सीरियसली वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो 45 का ये आंसर हो गया। फीलिंग डिलाइट मतलब बहुत खुश फील करना, फीलिंग इल मतलब बीमार फील करना, ये सीरियसली लेने वाला
ह्यूमर, ये सब ऑप्शन में था जो कि सुटेबल नहीं थे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाज द करेक्ट आंसर। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बोला गया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग टेस्ट वाले क्वेश्चन है, स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग वाला, है ना। क्या बोला क्या जा रहा है देख लीजिए एक बार। हमको दिख रहा है क्लीननेस, है ना। हमको क्या दिख रहा है, क्लीननेस एक वर्ड दिख रहा है, ग्रीननेस दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, हैप्पीनेस दिख रहा है, और दिख रहा है सीननेस दिख रहा है, ऐसा है ना। इस तरह से कुछ कुछ चीजें दिख रही है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। कैसे मिस्टेक और कहाँ कहाँ मिस्टेक है देखो। क्लीन क्लीननेस नहीं होता, क्लीनलीनेस होता है। क्या होता है, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस LY आएगा, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। ग्रीननेस मतलब होता है हरियाली। हैप्पीनेस में अगर हम देखें तो हैप्पीनेस में ना वाई को हटाकर आई लगाना पड़ता है, वाई को हटाकर क्या लगाना पड़ता है, आई लगाना पड़ता है, तो ये हो जाता है हैप्पीनेस। और उसी तरह से सीननेस, है ना, ये भी गलत है, इस तरह से नहीं होता, सीननेस नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वाला देखें कौन सा, ग्रीननेस, ग्रीननेस का मतलब होता है हरियाली। और अगर हम स्पेलिंग को देखें ना, स्पेलिंग को देखें तो वो लगभग लगभग सही है। ग्रीननेस, ग्रीननेस मतलब हरियाली, ग्रीननेस, ये सभी क्या है, ये सभी ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। NES लगाकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना नाउन वाले सेक्शन में इसको, ठीक है। तो इस तरह से सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक था। सिर्फ एक वाला एक सही है, कौन सा, ग्रीननेस, ग्रीननेस हरियाली, ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर एन अम्यूजिंग मिस्टेक somebody makes when they use a word which sounds similar to the word they wanted to use but means something different। क्वेश्चन नंबर 47 बोला क्या जा रहा है, समझिए थोड़ा सा। देखो मैं यूजुअली आपको बोलते ही रहता हूँ सभी को कि भाई क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है ना। जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप उनके सही आंसर लगा पाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन के सही मीनिंग ही नहीं समझो, उसके सही आंसर ढूंढ पाना लगभग असंभव या मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है। बोला क्या जा रहा है देखिए क्वेश्चन में, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चन है। किसके लिए वन वर्ड, एन अम्यूजिंग मिस्टेक, एक ऐसा गलती जो somebody makes when they use a word which sounds similar to the word they wanted to use। एक ऐसा गलती करना किसी के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, ठीक है, किसी शब्दों के यूज में, कि कोई दूसरा वर्ड यूज करने जा रहे हैं लेकिन उसी तरह से साउंड करने वाले, उसी तरह से लगने वाले कोई दूसरा वर्ड यूज कर दिए। यूज तो कोई दूसरा वर्ड करना चाह रहा था, सही वर्ड, लेकिन वैसे ही लगने वाले गलती से कोई दूसरा वर्ड यूज कर देना, बाय मिस्टेक कोई दूसरे शब्द यूज कर देना, सही शब्द के जगह में कोई गलत या अदर वर्ड यूज कर देना। इस तरह की जो गलती होती है उसको क्या बोला जाता है, ये बोला गया है ना। और क्योंकि वो दूसरा वर्ड यूज कर दिया तो वो जो बोलना चाह रहा है उसके अलग ही मीनिंग निकल गए। और यूजुअली इस तरह की जो चीजें होती है वो सिचुएशन होता है, हम फेस करते हैं। हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन कई कई बार बाय मिस्टेक उसी तरह से लगने वाले या उसी तरह से साउंड करने वाले कोई दूसरा वर्ड बोल देते हैं। ऐसी जो मिस्टेक होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेलाप्रोपिज्म, बोला है ना, मेलाप्रोपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलाप्रोपिज्म कहलाता है। ये सारे लिटरेचर या फिगर ऑफ स्पीच के पूरा टॉपिक है ये, इसको हम पढ़ेंगे आगे, अच्छे से समझेंगे सारे पॉइंट को। अदर ऑप्शन को हम देखें तो पर्न, रिडंडेंट, ओनोमोटोपिया, ये सभी अलग ही इसके मतलब है ना। पर्न क्या है, वो अलंकार जो अपन पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच में ना, श्लेष, श्लेष चिपका हुआ हिंदी में, है ना। एक ही शब्दों में या वाक्य में कई तरह के मीनिंग्स छुपा होना, स्पन, है ना। रिडंडेंट किसी भी चीज का ना बार बार पुनरावृत्ति होना, बार बार कोई चीजें आना, या मिस्टेक, है ना, बार बार आने वाली कोई मिस्टेक्स है वो रिडंडेंट कहलाती है, गलतियां। ओनोमोटोपिया ना ध्वनि या साउंड से रिलेटेड है ना, उनके जो यूज है साउंड के उनसे रिलेटेड चीजें, सब चीजों को आगे जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे। इनसे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जैसे कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, कोई ऐसी गलती जो बाय मिस्टेक किसी दूसरे वर्ड को यूज कर देंगे। यूजुअली ये जो मेलाप्रोपिज्म है, इसका जो इस तरह की चीजें होती है ना, तो थोड़ा सा ह्यूमरस ये हो जाता, मतलब कोई गलती करेंगे तो थोड़ा सा हास्यप्रद चीजें होती है, ह्यूमरस बातें होती है ना, हंसने वाली वो चीजें होती है। एक सही शब्द के जगह में कोई गलत शब्द यूज कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 48 को देखिए। 48 क्या बोला जा रहा है, इज एवरीवन हियर, इज एवरीवन हियर, डू वी
हैव अ फुल ब्लैंक। क्या सब के सब है, क्या सब के सब यहाँ है ना, क्या सब के सब यहाँ है। डू वी हैव अ फुल ब्लैंक, क्या हम सबके सब पूरा कंप्लीट है ना। अच्छा, तो अब क्या बोला जा रहा है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम्स ऑफ टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द अबव सेंटेंस। इस सेंटेंस में फिल करने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होमोनिम्स कौन सा है। कॉम्प्लीमेंट है कि कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट कि ये वाला कॉम्प्लीमेंट, की दोनों। तो बोथ फिर से आया है और बोथ आएगा कि नहीं देख लो। बोला क्या जा रहा है, इज एवरीवन हियर, क्या सबके सब यहाँ है। तो कंप्लीशन, कंप्लीशन की बात हो रही है ना। डू वी हैव अ फुल, क्या हम सब पूरा है। तो भाई कंप्लीशन की बात हो रही है, कंप्लीट वाला आएगा, कंप्लीट वाला। कंप्लीट मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है ना, क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, कंप्लीट। ये वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट आप सुने होंगे, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सबसे सुटेबल आंसर लग रहा है, दोनों इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो बोथ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर आएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, पूर्ति, पूर्ण, पूर्ण, कंप्लीट की ओर, कंप्लीट। बोला गया ना, डू वी हैव फुल, क्या हम पूरे हैं। इज एवरीवन हियर, क्या सबके सब है यहाँ। कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, पूर्णता, सबके सब कंप्लीट होने की बात हो रही है, प्रशंसा या तारीफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या था, ए वाज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट 49th क्वेश्चन को देखिए आप। 49th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एक्सेल। एक्सेल का सिनोनिम्स क्या नहीं है, एक्सेल का सिनोनिम्स। ठीक, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मीनिंग को समझना जरूरी, जैसे कि मैंने बताया है। एक्सपेल मीन्स होता है श्वास छोड़ना या बाहर निकालना, है ना, श्वास लेना या इस तरह से रिलेटेड चीज है। एक्सेल, एक्सेल और इनहेल, आई होप आप जानते हो। एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, इनहेल मतलब श्वास अंदर खींचना, ठीक है। बेसिकली ये रेस्पिरेशन से संबंधित है ना, श्वास श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो किसके सिनोनिम्स नहीं है ना, किसके सिनोनिम्स नहीं है बोला गया है। तो रेस्पायर के तो सिनोनिम्स है भाई, रेस्पायर मतलब सांस लेना या सांस छोड़ना, श्वसन क्रिया, है ना। रेस्पिरेशन आप पढ़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा, क्यों, ये तो इसको सिनोनिम से एंटोनिम बोला गया है, मतलब नॉट सिनोनिम मतलब एंटोनिम ही पूछा गया है ना। सॉरी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एंटोनिम पूछा गया ऐसा नहीं है। नॉट सिनोनिम मतलब कौन सा उनका बाकी तीन सिनोनिम्स होगा, कोई एक होगा जो उनका मीनिंग या उनके सिनोनिम्स को नहीं बताता है, ऐसा होगा। कोई जरूरी नहीं कि वो एंटोनिम्स हो, है ना, कोई दूसरा वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे ये सैप। स्टीम और एक्सपेल को भी अगर आप देखो, एक्सपेल मतलब बाहर करना, ठीक है, सांस छोड़ना, बाहर करना, एक ही लगभग चीजें हैं, सिनोनिम्स को बता रहा है। स्टीम मतलब भी होता है थोड़ा सा कोई भाप या इस तरह की कोई चीजें, ठीक है, कोई चीज बाहर निकलने वाली चीजें, तो वो भी क्या हो गए, वो भी हो गए इसके लगभग सिनोनिम्स। एक शब्द, एक वर्ड हमको दिख रहा है सैप वर्ड, है ना, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये भी नहीं आया। सैप वर्ड जो दिख रहा है जिसका मतलब होता है मूर्ख। सैप मीन्स क्या होता है, मूर्ख, जो किसी भी स्थिति में उसका सिनोनिम्स नहीं है। अब बाकी कुछ भी हो वो उसका सिनोनिम्स तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। तो वही वर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, क्या दिक्कत है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। ठीक, कैसे हमने इसको निकाला, हमने तीन इनके सिनोनिम्स ढूंढे, जो एक बच गया वो, इसके मीनिंग भी हमको नहीं पता रहा तो भी हम उसको सही आंसर के रूप में लगा सकते थे, है ना। ओके, तो इस तरह से 49th नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू लिव इन अनदर। इजी एक क्वेश्चन था वैसे, अगर हम देखें तो क्या बोला जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है किसके लिए, अ पर्सन हु लीव्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वन एक शब्द में आंसर, है ना। अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू लिव इन अनदर, कोई ऐसा पर्सन जो अपना देश छोड़ देते हैं, किस चीज के लिए, टू लिव अनदर, दूसरे देश में रहने के लिए, ठीक है। तो देखो, एक तो होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है किसी दूसरे देश से हम अपने देश में, हमारे देश में आकर बसना, ठीक है, इमिग्रेंट, है ना, हमारे देश में आना, ठीक है। और हमारे देश से अगर कोई जा रहा है, प्रवास कर रहा है, तो वो ना एमिग्रेंट कहलाती है। क्या कहलाता है, एमिग्रेंट कहलाता है, एमिग्रेंट, ठीक है। दोनों वर्ड आप याद रखिए, इमिग्रेंट मतलब आना, ठीक है, दूसरे देशों से यहाँ आकर बसना, और यहाँ से अगर कोई दूसरा देश जा रहा है तो हमारे देश के लिए वो क्या होगा, एमिग्रेंट होगा। और हमारे देश में अगर कोई दूसरे देश से आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारे लिए वो इमिग्रेंट होगा, ठीक है। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट आप याद रखें, तो इसका आंसर तो ये है एमिग्रेंट, ठीक है, प्रवास कर देना, कहीं और चले जाना। और एक्सप्लोरर तो आप जानते हैं, एक्सप्लोरर मतलब कोई नई नई जगहों में घूमने वाला, वो एक्सप्लोरर बोलते हैं उसको, वो तो अलग है ना। एक और है, अगर हम बात करें
एक्सपेट्रिएट है ना, एक्सपेट्रिएट, इस वर्ड का बात करें एक्सपेट्रिएट, ठीक है, तो इसका भी मतलब लगभग लगभग यही होता है वैसे, प्रवास कर जाना, दूसरे देश में जाकर बस जाना, एक्सपेट्रिएट का। लेकिन अब सबसे सुटेबल है इस वन वर्ड को अगर हम देखें तो ऑप्शन यही वाला करेक्ट होता है, अगर हम दोनों में सबसे सुटेबल देखें तो कौन सा, एमिग्रेंट, ठीक है, एमिग्रेंट इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम से वाले क्वेश्चंस हो गए, ये एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम, सिनोनिम कौन सा नहीं है बोला गया है ना, नॉट को भाई विशेष कर आप ध्यान में रखा करिए, है ना, नॉट नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कतें हो जाती है फिर, है ना, काफी मिस्टेक्स होते हैं काफी लोगों से नॉट नहीं पढ़ने के कारण से, है ना। तो सिनोनिम्स कौन सा नहीं है, वर्ड आया है अबाइड, और जैसे कि मैंने बोला आपको मीनिंग पता होना चाहिए अगर एंटोनिम सिनोनिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नहीं। अबाइड का मतलब होता है वैसे सहन करना, अबाइड मींस क्या होता है, सहन करना, अबाइड है ना, सहन करना, ठीक। देखो तो सहन करना, अब चार इसमें इनका सिनोनिम्स होगा, कोई एक होंगे इनके एंटोनिम्स, ठीक है, या उसका उल्टा, तो जो एक बच गया जो इनके सिनोनिम्स नहीं उसके आंसर होंगे, ठीक है। देखो बियर का मतलब भी होता है सहन करना, बियर मींस क्या होता है, सहन करना, वो तो उसके सिनोनिम्स है। परसिस्ट एक वर्ड है, परसिस्ट मींस होता है डटे रहना, है ना, या लगे रहना, सहन करते रहना, ठीक है, ये भी क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया। उसके बाद ड्वेल जो वर्ड है, ड्वेल, ड्वेल का मतलब भी होता है, ठीक है, किसी भी जगह पर बने रहना, ड्वेल मींस निवास करना या बने रहना, ठीक है, बने रहना किसी भी जगह में, ठीक है, छोड़ना नहीं उस जगह को या उस चीज, कोई भी चीज है उसको ड्वेल। तो ना तीनों जो वर्ड है वो इसके सिनोनिम्स है, किसके, अबाइड के। अब क्या बच जाता है, एक वर्ड बचता है पेरिस, तो हम अब देख लो, हमको अगर उनका मतलब नहीं भी पता होगा ना तो भी हम उसको लगाएंगे सही आंसर और हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो इस तरह से चीजों को, या एलिमिनेटिंग मेथड आप यूज करिए, है ना, ऐसे भी आप क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं चारों पता हो, ठीक है, तीन पता है हमको तो हम लगा सकते हैं। अच्छा अब कई बार दो पता है, चलो इन दोनों को मतलब नहीं पता, तो इसको छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे भाई, है ना, हम लगाएंगे दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। वैसे पेरिस का अगर हम मीनिंग देखें, है ना, पेरिस का मतलब होता है खत्म हो जाना या नष्ट हो जाना, ठीक है, पेरिस मीन्स क्या होता है, खत्म हो जाना या नष्ट हो जाना, ठीक है, खत्म हो जाना या नष्ट हो जाना। तो सहन करना, डटे रहना, बने रहना, उसका उल्टा है कि नहीं, है ना, अपोजिट है कि नहीं, खत्म हो जाना या नष्ट हो जाना, पेरिस, ठीक है, अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होता था, है ना, ऑप्शन नंबर सी, क्या, पेरिस। इसका एंटोनिम, सॉरी, हाँ, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, पेरिस होगा, नॉट सिनोनिम मतलब एंटोनिम्स पूछा गया था, है कि नहीं, ठीक है। चलो आई होप कि क्लियर है, चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को। Choose the most appropriate one word substitution for a group of people who are gathered together in a church or to worship God, ठीक है, बोला क्या जा रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे पीपल, ऐसे लोग, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का झुंड, हु आर गैदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिप, पूजा करने के लिए, जो चर्च में इकट्ठे हुए हैं भगवान की पूजा करने के लिए, है ना। अब चर्च में हो कहीं भी हो, ठीक है, अब कुछ लोग जो इकट्ठे हुए हैं पूजा करने के लिए, उनको क्या बोलेंगे, उनको एमेसरी बोलेंगे, मॉर्नर्स बोलेंगे, रैबल बोलेंगे, कि कांग्रेगेशन बोलेंगे, ठीक है, क्या क्या है, इमेसरी, मॉर्नर्स, रेबल एंड कांग्रेगेशन, ठीक। तो ऐसे जो पूजा करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, कांग्रेगेशन कहलाते हैं। कांग्रेगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा, कोई धार्मिक सभा, कोई टोली, ठीक है, या मंडली जिसको हम जानते हैं, ये सब क्या है, ये सब भक्त लोगों की टोली ना, भक्तों की टोली, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है, भक्तों की टोली, मंडली, ये सब ना कांग्रेगेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, कांग्रेगेशन कहलाती, दीज आर कॉल्ड कांग्रेगेशन, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज कांग्रेगेशन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर हम बात करें किसका, ए, बी और सी का, है ना, ए, बी और सी का, वो उसका क्या मतलब है, तो देखो इमेसरी का मतलब होता है, इमेसरी मीन्स होता है किसी के लिए कुछ लोगों का होना, जैसे दूत जो होते हैं ना, दूत, दूत, दूत किसको बोलते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह में एक संदेश पहुंचाने या बातों को रखने का काम होता है, दूत का है एमएसरी, वो हो गया। मॉर्नर्स मींस क्या होता है, मॉर्नर्स मींस होता है शोक वगैरह में कोई आए हुए लोग, ठीक है, मॉर्न मींस होता है शोक, मॉर्नर मींस शोक व्यक्त करने वाले कोई लोग, है ना।
और रेबल मीन्स क्या होता है पता है? रेबल मीन्स ना होता है इसको हम बोल सकते हैं भीड़, लोगों की भीड़ को रेबल बोल दिया जाता है। कोई ऐसा कोई कॉमन सा भीड़, झुंड, कोई भीड़ है ना, उसको ना रेबल बोल दिया जाता है। लेकिन ऐसा भीड़ जो पूजा प्रतिष्ठा पूजा पाठ करने के लिए गैदर हुआ हो, उपस्थित हुआ हो किसी जगह में, चर्च बोल दिया गया है या कोई भी है ना जगह में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो मंडली, वो टोली, वो धार्मिक लोगों का जो झुंड है वो कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए ओके, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में जाएंगे, है ना 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है और कौन कौन सी चीजें इसमें पूछी गई है वो देख लो। देखो ये है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग रूल्स। ठीक है, स्पेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बोला गया है बताने के लिए। ठीक है, देखो क्या बोला गया भाई, कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो ट्रूली है, एंटायरली है, होपिंग है और रिलीव है। तो आप आई होप कि ये समझ पाएंगे, इजी था ये भी, है ना। ट्रूली, एंटायरली, होपिंग एंड रिलीव। ठीक, देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, है ना। रिलीव, रिलीव मीन्स यहां पर आप देखो एक वर्ड मिसिंग है। कौन सा वर्ड? ये एक्चुअल में ऐसा होना था रिलीव, है ना। यहां पर आई के बाद एक ई वर्ड आता, वो नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। होपिंग में अगर हम देखेंगे ना, तो होपिंग में जब आईएनजी, होप में जब आईएनजी लगाते हैं, है ना, होप में जब आईएनजी लगाते हैं तो ना पी डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? पी डबल हो जाता है, यहाँ पर नहीं है, और ई हट जाता है ना, तो ये भी गलत हो गया। एंटायरली में जब एल वाई लगाएंगे, ये एन सॉरी है ना, एंटायरली, तो ये ई रहेगा भाई, ई बने रहेगा। यहाँ पर जो ई आता है वो रहेगा ही, है ना, एंटायरली ई, तो ये भी गलत हो गया। ट्रूली में जब एल वाई लगाते हैं ना, ट्रूली में जब एल वाई लगाते हैं तो ये सही है। ट्रूली ई हट जाता है यहाँ पर और सीधा सीधा एल वाई लगता है ना। तो ऑप्शन नंबर ये वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रूली, ये सही आंसर था इस क्वेश्चन का स्पेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ट्रूली। ओके, चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। देखो अभी 40 क्वेश्चन आए थे, 40 क्वेश्चन, पूरे 40 को नहीं समझ सकते इतने अच्छे से। अगर हम समझना चाहे तो समझ के साथ अगर समझना चाहे तो 40 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा, ज्यादा लॉन्ग टाइम हो जाएगा, है ना। तो 20 क्वेश्चन को पहले समझते हैं, 20 क्वेश्चन को दूसरे क्लास में समझ लेंगे। ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग रूल्स, स्पेलिंग रूल वाले क्वेश्चन एक और आ गया, है ना। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड, करेक्ट पेयर को बताना है बोला गया। अल्यूर से अल्यूरिंग बना है ना, अल्यूर से क्या बना है? अल्यूरिंग बना है। सर्विस से सर्विसेबल दिख रहा है, ग्ली से ग्लीफुल दिख रहा है, एंड एक्सट्रीम से एक्सट्रीमली दिख रहा है। ठीक, चलो फिर से नीचे से चलते हैं, है ना। एक्सट्रीम में जब हम एल वाई लगाएंगे ना, तो ई को यहां हटाने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, ई को हटाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसमें एल वाई लगेगा, तो ये हो गया गलत। यहां पर ई को हटा दिया है जो नहीं हटेगा, है ना। सेकंड वन देखिए, ग्ली में जब फूल लगाते हैं ना, तो ग्ली में फूल लगाने के लिए फिर से यहां पर ई को हटाने की जरूरत नहीं है, वो ग्ली फुल ही होगा। कैसे होगा? है ना, वो इस तरह से ग्ली फूल ऐसे होगा, ग्ली फुल होगा। ठीक, सर्विस में जब एबल लगाए, है ना, तो भी ई को हटाने की जरूरत नहीं है, सर्विसिएबल होगा, सर्विसिएबल होगा, सर्विसिएबल। ठीक, तो यहां भी ई को हटा दिया, सब जगह से ई को हटा दिया, तो तीनों गलत है। अब अल्यूरिंग में, अच्छा चौथा वाले में भी ई को हटाने वाली ही बात हुई है वैसे, है ना। लेकिन अल्यूर में जब आईएनजी लगाते हैं तो डेफिनेटली हमको ई को हटाने की जरूरत पड़ती है, अल्यूरिंग हो जाता है। अल्यूरिंग मींस क्या होता है? अल्यूर या अल्यूरिंग मींस होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक, है ना, आकर्षक। अल्यूर या अल्यूरिंग मींस क्या होता है? आकर्षक। ठीक है, तो इस तरह से चीजें या स्पेलिंग्स इसके काम करती है। अल्योर, सर्विस, सर्विसेबल, ग्ली का ग्लीफुल और एक्सट्रीम का एक्सट्रीमली। ठीक, चलो तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। करेक्ट स्पेलिंग कौन थे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो चलेंगे आगे, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में जंप मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड है भाई? इंडिजिनस। ठीक है, इंडिजिनस वर्ड के करेक्ट आपको एंटोनिम्स, क्या एंटोनिम्स बताना है ना। इंडिजिनस वर्ड के करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है ना, इंडिजिनस का मीनिंग क्या होता है? ठीक, तो इंडिजिनस मीन्स होती है जन्मजात या कोई ऐसे चीजें जो
देशज या उस जगह में शुरू से बिलोंग करते हैं, है ना, हम बोल सकते हैं जन्मजात या देशज। ठीक है, देशज या जन्मजात, देशज, देशज उस देश से संबंधित जो शुरू से उस देश में उस जगह में रहा हो, है ना। तो एक तो एग्जॉटिक है, कंजेनिटल है ना, और एबोरिजिनल है, एबोरिजिनल, और एग्जास्परेट है, एग्जास्परेट है ना। तो एग्जास्परेट का मतलब होता है किसी को चढ़ा बढ़ाकर बताना या भड़काना, क्या हो जाएगा, भड़काना, 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 है ना। एग्जास्परेट मींस क्या होता है, भड़काना। एबोरिजिनल की अगर हम बात करें तो एबोरिजिनल, एबोरिजिनल किसको क्या होता है, एबोरिजिनल मींस होता है आदिवासी लोग। ठीक है, आदिवासी या जो, तो आदिवासी मतलब क्या हो गया, आदिवासी मतलब हो गया भी ऐसे लोग जो आदि अनादि काल से इस जगह में वास कर रहे हैं, तो ये भी तो इसी से संबंधित हो गया, है ना। और ओके, क्या बोला जा रहा है, करेक्ट एंटोनिम्स पूछा गया, है ना, करेक्ट एंटोनिम्स पूछा गया। एक तो हो जाता है कंजेनिटल, है ना। कंजेनिटल का मतलब भी होता है जन्मजात या जन्म से। ठीक है, जन्मजात या जन्म से। अब ये देख लो, ठीक है, इसका एंटोनिम्स उल्टा, उल्टा ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी, ये तो होगा ही नहीं, ये तो अलग ही मीनिंग बता रहा है। अब एग्जॉटिक जो वर्ड बचा ना, एग्जॉटिक का मतलब होता है विदेशी, थोड़ा सा, है ना, विदेशी, विदेशी। ठीक है, देशज का उल्टा विदेशी टाइप का, थोड़ा सा, है ना, अलग, विदेशी। देशज का जो उल्टा होता है, ठीक है, वो वर्ड ये एग्जॉटिक, एग्जॉटिक मतलब थोड़ा सा अलग, बाहरी। ठीक है, बाहरी। इस तरह से लगभग लगभग इसका सेंसफुली मीनिंग हम निकालेंगे या होता है। ठीक है, तो बाकी सभी, अब जैसे कि हमने मीनिंग्स देखा, है ना, हमने इन सभी को देखा कि भाई किसी भी रूप में वो तो इनके एंटोनिम्स नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जॉटिक वर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करता है इसके उल्टा या उसके अपोजिट को। ठीक है, एग्जॉटिक मीन्स क्या होता है, कोई बाहरी चीजें। ठीक है, जो विदेश वाली चीजें, वो बेसिकली मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं एग्जॉटिक का। तो कुल मिलाकर अगर हम सेंसफुली सबसे सुटेबल ऑप्शन देखें इसके अपोजिट का या एंटोनिम्स का, तो वही होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, एग्जॉटिक वर्ड, कौन सा, एग्जॉटिक। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही और सबसे सुटेबल आंसर। ठीक, चलो चलेंगे नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया था, देख लो एक बार। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना। होमोनिम्स बोला गया, फिर से क्या बोला गया, होमोनिम्स बोला गया, होमोनिम्स या होमोफोन्स जैसे कि मैंने बोला, है ना। Okay, the idea of absolute personal freedom is and the idea of absolute personal freedom, ठीक है, पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो आइडिया है ना, पूरी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो ऑप्शन है, जो आइडिया है, जो विचार है, वो क्या है, अल्यूजन है कि इल्यूजन है, अल्यूजन है कि इल्यूजन है ना। तो इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम, भ्रम। ठीक है, तो पूरी तरह से एब्सोल्यूट जो इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता को जो आइडिया है, वो एक तरह से क्या है, भ्रम है, एक तरह से क्या है, भ्रम, भ्रम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। यहां भी ए और बी वाला जो चीजें था हमको देखने को नहीं मिला था। देखो 3 हो गया, ए और बी वाला तीनों यहां पर नहीं आया है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था, इल्यूजन, एक भ्रम है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड ऑप्शन अल्यूजन की बात करें, है ना, अल्यूजन, एक और वर्ड यहाँ पर दिख रहा है। देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो रहे हैं एक ही तरह के जब भी वर्ड्स आते हैं, है ना। एक तो हो गया इल्यूजन, इल्यूजन में मतलब हमने देख लिया कि यहाँ पर भ्रम आएगा कि भाई एब्सोल्यूट जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो बात है वो एक तरह का भ्रम है, इल्यूजन है। तो अल्यूजन मीन्स क्या होता है, अल्यूजन मीन्स होता है ना संकेत, अल्यूजन मीन्स क्या होता है, संकेत। ठीक है, किसी भी चीज का अल्यूजन मिलना, संकेत होना। तो यहाँ पर ना ये ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट पर्सनल फ्रीडम इज एन अल्यूजन, एक संकेत है, नहीं होगा, एक भ्रम है, होगा ज्यादा सुटेबल। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था, है ना, इस क्वेश्चन का। चलो अगले में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 57 में। Choose the most appropriate one-word substitution for a man or a boy looking, behaving or sounding like a woman or a girl। बोला क्या जा रहा है, देख लो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, ऐसा पर्सन, अ मैन, ऐसा आदमी या एक ऐसा लड़का, ठीक है, अ मैन और बॉय लुकिंग मैन, बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ वुमेन, एक ऐसा आदमी जो कैसा बिहेव करता है या कैसा लगता है, कैसा साउंड करता है, एक वुमेन की तरह, एक वुमेन की तरह, लड़की की तरह, है ना, इस तरह की औरत की तरह, लड़कियों की तरह। उसको क्या बोलेंगे, उसको फेमिनिस्ट बोलेंगे, एफिमिनेट बोलेंगे, लस्टी बोलेंगे कि एपिक्योर बोलेंगे। ठीक है,
तो किसी गर्ल की तरह, किसी फीमेल की तरह बिहेव करने वाला जो आदमी है उसको बोला जाता है एफिमिनेट। क्या बोला जाता है? एफिमिनेट। ठीक, देखो तीनों को अगर हम सभी को अगर हम ऑप्शन को देखेंगे ना, तो आप देखिए फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं? फेमिनिस्ट का मतलब तो होता है नारीवादी। वैसे ज्यादातर लोग इसको लगा सकते हैं, है ना। नारीवादी मतलब क्या? ऐसे लोग जो थोड़ा सा फीमेल के जो अधिकार है उस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देते हैं, है ना, उनके अधिकारों को मानते हैं, आगे लाने की कोशिश करते हैं, वो फेमिनिस्ट कहलाती है। औरत या फीमेल के पक्षधर, ठीक है, फेमिनिस्ट। लस्टी जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब अलग ही है। इसका मतलब होता है कोई चीजों को बहुत जोरदार तरीके से या अच्छे से करना, है ना, जोरदार तरीके से, ये हो जाता है लस्टी, है ना। और एपिक्योर का अगर हम मीनिंग देखें तो एपिक्योर का मीनिंग होता है भोगी, या किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से, जैसे कोई खाने पीने से रिलेटेड चीजों को बहुत ही ज्यादा एंजॉय के साथ खाना, या बहुत ही किसी सिचुएशन में एंजॉय करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर सारी चीजें अगर हम देख लिए तो सबसे सुटेबल क्या होता है? एफिमिनेट वर्ड जो है, एफिमिनेट का मतलब होता है नारीता का भाव जिसमें होना, है ना। एफिमिनेट मीन्स क्या होता है? नारीत्व या नारीता का भाव, है ना। हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में? नारीत्व। क्या बोला जाएगा? नारीत्व या नारीता का भाव जिसमें होना, जिसमें, है ना, फीमेल वाली जो क्वालिटीज होना, उसको एफिमिनेट, एफिमिनेट बोला जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सबसे सुटेबल और सबसे सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, एफिमिनेट। ठीक है, क्या बोला जा रहा था समझ में आया ना भाई? बिहेविंग और साउंडिंग लाइक अ वुमन। ठीक, चलो चल लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम्स? एंटोनिम्स पूछा गया है ना। कौन सा एंटोनिम्स नहीं है बोला गया? विच ऑफ द नॉट इज नॉट एन एंटोनिम्स। ठीक, किसका? फ्लश का। फ्लश, फ्लश का उल्टा। अब तीन होंगे जिस जो इसके एंटोनिम से उल्टा होंगे, एक ही होगा जो इसका इसके जैसा होगा। ठीक है, जो सिनोनिम्स होगा इसका, अपन ये बोल सकते हैं। ठीक, देखते जाओ क्या क्या है। ब्लैंच, पैरेलल, मीन एंड प्रोडिगल। प्रोडिगल, है ना। ब्लैंच, पैरेलल, मीन एंड प्रोडिगल। अब इस तरह के क्वेश्चन, अब आपको ना फ्लैश का मीनिंग याद होनी चाहिए। फ्लैश, सॉरी, फ्लश का, है ना। अब ये फ्लश एक वर्ब के रूप में भी होता है, नाउन के रूप में भी होता है ना। नाउन ग्रुप में इसका मीनिंग होता है, फ्लश मीन्स होता है थोड़ा सा फ्रेश या ताजा या लालिमा युक्त, है ना। लालिमा युक्त, फ्लश। ठीक है, फ्रेश या थोड़ा सा ताजा रहना, फ्लश। ठीक है, लालिमा युक्त। अब ये देखेंगे, अब ब्लैंच देखेंगे, पैलर देखेंगे, मीन देखेंगे। ठीक है, ब्लैंच का मतलब होता है थोड़ा सा फीका, फीका। ठीक है, थोड़ा सा डल हो जाना। पैलर का मतलब भी होता है फीका, पीला पड़ जाना, फीका हो जाना, है ना। तो ये सब इनके एंटोनिम्स है ना। ये सब इनके एंटोनिम्स है, ब्लंच, पैलर। मीन भी थोड़ा सा क्या है? मीन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा नेगेटिव या बेकार, है ना, मीन। तो वो भी कहीं ना कहीं उनके एंटोनिम्स को शो कर रहा है, उल्टा को, है ना। इसके थोड़ा सा अच्छा या थोड़ा सा फ्रेश। तो ये जो तीनों वर्ड है वो तीनों नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है ना, थोड़ा सा बेकार या डल या फीका, इस तरह की चीजों को, और पुरानी चीजों को, है ना, पुराना चीजों को। प्लस ये किस चीज को शो कर रहा है? थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा नया, चमकदार। तो इस तरह से अगर हम बोले तो पूछा गया ना, नॉट एन एंटोनिम्स। अब ये तीनों इनके एंटोनिम्स हो गए, फिर तो ये भी इनको उल्टा हो गया, ये भी इनका उल्टा हो गया, ये भी उनका उल्टा। ये इस प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? खर्चीला। ये कहीं इसका संबंध इससे नहीं है ना, खर्चीला। ये इसका एंटोनिम्स नहीं है, ये इसका एंटोनिम्स नहीं है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रोडिगल मीन्स क्या? खर्चीला। ठीक है, बाकी मीन, पैलर, ब्लैंच मतलब होता है थोड़ा सा पुराना हो जाना, फीका पड़ जाना, वो ये सबका मीनिंग है ना। फ्लश मीन्स क्या? थोड़ा सा नया नया या थोड़ा सा फ्रेश। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। चलो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है देख लो। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ग्रूसम। एंटोनिम सिनोनिम्स वाला क्वेश्चन है ये भी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है ना। ग्रूसम का, ग्रूसम का। ठीक है, देखो ग्रूसम मीन्स होता है इसका मतलब भी होता है विभत्स या भयानक। ठीक है, भयानक। ग्रूसम मीन्स क्या होता है? भयानक, अजीब, भयानक। ठीक है, तो सिनोनिम्स बोला है तो डार्क मतलब तो नहीं होता। रूड मीन्स तो रूड आप जानते हैं, रूड मीन्स क्या हो जाता है? कोई चीजें रूड हो जाना, है ना। पेनफुल मीन्स होता है दर्दनाक। हॉरिबल मीन्स होता है भयानक। क्या? हॉरिबल मीन्स होता है भयानक, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था, हॉरिबल। हॉरिबल ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 का हॉरिबल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ अभी इस क्लास में, उसके बाद और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
आगे का जो 20 क्वेश्चन था ना उसको अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम्स वैग एंड डॉग। वैग एंड डॉग एक इडियम्स है ना, या एक फ्रेज है। इसका हमको क्या देखना है, करेक्ट मीनिंग देखना है। तो करेक्ट मीनिंग क्या आएगा वैग एंड डॉग का? वेग इन डॉग मीन्स होता है, वेग इन डॉग जो फ्रेज है इसका मीनिंग होता है डाइवर्सन अवे फ्रॉम समथिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। कोई अच्छा और ज्यादा महत्वपूर्ण काम से डाइवर्ट हो जाना और कोई दूसरा फालतू के काम करने लगना, वैग एंड डॉग कहलाता है, ठीक है। जैसे आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, आप पढ़ाई में ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना, लेकिन उसको छोड़कर आपका आप डाइवर्ट हो जाते हैं इधर उधर थोड़ा सा दूसरे चीजों में, ठीक है, आपका ध्यान भंग हो जाता है। तो इस तरह का जो काम है, इस तरह का जो चीजें हैं, इस तरह का जो सिचुएशन है, दैट इज कॉल्ड वैग एंड डॉग, है ना। इसमें फ्रेज या इडियम्स की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था, ठीक। चलिए, तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, किसका लेक्चर इंग्लिश में वोकेबलरी सेक्शंस के क्वेश्चंस का। आगे के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये जो क्लास है वो यूट्यूब में भी चलने वाली है, तो अगर आप अभी तक हमारी क्लास हमारी ऐप में नहीं ज्वाइन करे हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं 834973761349, 8349761349, या तो आप सीधा सीधा हमारा ऐप इंस्टॉल करिए हुकुम पटेल से प्ले स्टोर में जाकर, वहाँ सारे डिटेल्स आपको क्लास के मिल जाएंगे, है ना, और वहाँ से आप अपना क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। इस तरह की जितने भी चीजें हैं हमारे एग्जाम से पूछे जाने वाले सारी चीजों को अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं क्लास में, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ नेक्स्ट क्लास में।